तो हाल में जो कुछ सुर्खियां चल रही हैं वो भारत अमेरिका संबंधों में एक कह सकते हैं नई तरह की कड़वाहट का इशारा कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो ये खबर जो एक जर्मन अखबार ने छापी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के कई फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया, और दूसरी तरफ वो जो व्यापार को लेकर खींचतान चल रही थी वो अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से एक टैरिफ वॉर में बदल गई है। सही है। आज हम भारत और अमेरिका के रिश्तों की जो मौजूदा हालत है उस पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं, खास तौर पर 2025 में, मतलब ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान ये तनाव इतना क्यों बढ़ गया है। हाँ, ये समझना जरूरी है। हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं। हाल की मीडिया रिपोर्ट्स जिसमें जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गमाइने ज़ाइटुंग, जिसे FAZ भी कहते हैं, और निक्केई एशिया भी शामिल हैं। फिर व्यापार से जुड़े सरकारी आंकड़े हैं, और हाँ, इस विषय के जानकारों की टिप्पणियां भी है। जी। हमारा मकसद है इस तनाव की जड़ों को समझना और ये देखना कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टैरिफ युद्ध की, जो अब और तेज हो गया लगता है। 27 अगस्त 2025 यानी आज से ही अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका गणित कुछ ऐसा है। 25% टैरिफ तो लगाया गया है दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को वजह बताकर। अच्छा। और उसके ऊपर एक अतिरिक्त 25% जुर्माना है, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। ओहो, तो ये रूस वाला एंगल भी जुड़ गया इसमें। बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे पर भारत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ऐसा करके पुतिन की युद्ध मशीन को पैसा दे रहा है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब भी साफ है। उनका कहना है कि भाई, अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करना भारत की राष्ट्रीय मजबूरी है। हाँ, ये तर्क तो भारत पहले भी देता रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि पहले खुद अमेरिका ने ही कहीं न कहीं भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि वैश्विक तेल बाजार स्थिर रहे। हाँ, ये विडंबना तो है। राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी भी काफी तीखी रही है। वो पहले भी भारत को व्यापार शुल्कों के मामले में किंग ऑफ टैरिफ्स कह चुके हैं। जी, याद है मुझे। और हाल ही में जब वो डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने पर बातचीत अटकी, तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड यानी लगभग मृत तक कह डाला था। ये तो बहुत सख्त टिप्पणी थी। बिल्कुल। अब इन टैरिफ का असर भारत पर, खासकर कुछ खास क्षेत्रों पर बहुत बुरा पड़ सकता है। सबसे ज्यादा चिंता तो MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लेकर है। हाँ, क्योंकि भारत के कुल निर्यात में उनका हिस्सा बहुत बड़ा है, करीब 45%। सही कहा। और सोचिए, रत्न और आभूषण उद्योग, जिसका सालाना निर्यात करीब $10 अरब का है, उस पर 50% से ज्यादा का शुल्क लग सकता है। बाप रे! तो सूरत का जो डायमंड हब है उस पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह कपड़ा उद्योग को देखें, जिसका निर्यात करीब $10.8 अरब है, उस पर लगभग 64% टैरिफ लगने की बात है। 64%? हाँ, तो तिरुपुर, NCR, बैंगलोर जैसे जो बड़े कपड़ा बनाने वाले सेंटर्स हैं, उन पर सीधा असर पड़ेगा। इनके अलावा रसायन, ऑटो पार्ट्स, कालीन, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, इन सब के निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। FAIZ अखबार ने तो यहां तक अनुमान लगाया है कि इन टैरिफ्स के चलते भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% से गिरकर 5.5% पर आ सकती है। 1% की गिरावट? ये तो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये तनाव कोई मतलब रातों रात पैदा हुई चीज नहीं है। इसकी एक पृष्ठभूमि है, एक इतिहास है। अच्छा, जरा बताएं। अगर हम 2024 के आंकड़े देखें तो अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा 45.6 अरब डॉलर था, जो उससे पिछले साल के मुकाबले 5.3% ज्यादा था। तो ये जो बढ़ता हुआ व्यापार घाटा है, ये अमेरिका के लिए लंबे समय से चिंता का सबब रहा है। सही है। साथ ही दोनों देशों की जो औसत टैरिफ दरें हैं, उनमें भी बड़ा फर्क है। भारत की औसत दर करीब 17% है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 3.3%। इसी असंतुलन को आधार बनाकर ट्रंप प्रशासन ने पहले भी भारत को GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। हाँ, वो याद है। उनका तर्क था कि भारत अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजार में बराबरी का और उचित मौका नहीं दे रहा है। तो जो मुख्य मुद्दे हमेशा से रहे हैं वो है व्यापार में रुकावटें, खासकर अमेरिकी कृषि उत्पादों और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में पूरी तरह से पहुंच न मिलना। हाँ, ये डेयरी वाला मुद्दा तो काफी पुराना है। बिल्कुल।
भारत अक्सर ब्लड मील जैसे कारणों का हवाला देता रहा है अमेरिकी डेयरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए। मतलब भारत की चिंता ये है कि उत्पादन प्रक्रिया में पशु आधारित ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं जो सांस्कृतिक या धार्मिक नजरिए से संवेदनशील हों। अच्छा। जिससे अमेरिका एक गैर टैरिफ बाधा मानता है, यानी बिना टैक्स लगाए व्यापार रोकने का एक तरीका। तो ये सारे पुराने मुद्दे मिलकर मौजूदा टैरिफ युद्ध की जमीन तैयार करते हैं। ये सिर्फ अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पुरानी शिकायतों का नतीजा ज्यादा लगता है। ये बात तो समझ आती है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। FAZ और निकेई एशिया दोनों ने ये रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप के कम से कम 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया है। हाँ, ये खबर तो काफी चर्चा में है। हालांकि ये स्थिति अभी थोड़ी अस्पष्ट है। मतलब भारत सरकार के अधिकारियों ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है जी। और अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या वाकई ये कॉल्स किए गए थे, और अगर किए गए थे तो क्या उन्हें नजरअंदाज किया गया। हाँ, तो अभी ये सिर्फ रिपोर्ट ही है। सही। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस कथित नजरअंदाजी के कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। एक विचार यह है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये से, खासकर उनकी सार्वजनिक बयानबाजी और एकतरफा टैरिफ लगाने के तरीके से काफी निराश हैं। मुमकिन है। और ये शायद एक सोची समझी रणनीतिक चुप्पी है। एक तरह का संदेश देने की कोशिश। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में एक भारतीय राजनयिक का हवाला देते हुए कहा गया है कि मोदी जटिल मुद्दों पर आमने सामने बैठकर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि फोन पर। ये भी उनकी कार्यशैली रही है। एक और थ्योरी ये भी है कि भारत शायद ट्रंप द्वारा किसी संभावित मीडिया स्टंट से बचना चाहता है। अच्छा, जैसे? याद होगा वियतनाम के साथ व्यापार समझौते के मामले में क्या हुआ था। ट्रंप ने बिना किसी अंतिम सहमति के ही सोशल मीडिया पर डील पक्की होने की घोषणा कर दी थी। ओ हाँ, वो तो हुआ था। तो शायद भारत ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहता है जिसमें बातचीत पूरी होने से पहले ही उसे सार्वजनिक कर दिया जाए। ये भी एक वैध चिंता हो सकती है। इस खबर पर सोशल मीडिया जैसे रेडिट वगैरह पर भी खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे मोदी के लिए एक मजबूत छवि बनाने वाला कदम बता रहे हैं। तो कुछ का मानना है कि ये खबर शायद ट्रंप को शर्मिंदा करने या भारत पर और दबाव बनाने के लिए जानबूझकर लीक कराई गई है। ये भी एक संभावना है। कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद पहले हुई बातचीत का अनुभव इतना खराब रहा हो कि अब फोन पर बात करने से ही परहेज किया जा रहा है। देखिए, अटकलें तो बहुत सी हैं, लेकिन अगर हम इसे कूटनीति के बड़े कैनवस पर देखें तो राष्ट्राध्यक्षों के बीच संवाद के अपने तौर तरीके होते हैं। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इसमें शामिल नेताओं के व्यक्तिगत अंदाज और आपसी समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। क्या किसी राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे का कॉल नजरअंदाज करना अभूतपूर्व है? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश भेजता है, चाहे वो जानबूझकर भेजा गया हो या अनजाने में। सही बात है। ये बताता है कि संवाद में कहीं न कहीं कोई बड़ी रुकावट आ गई है। और इस घटना को हमें उस पिछले वाकये से भी जोड़कर देखना चाहिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के ठीक बाद राष्ट्रपति ट्रंप का वॉशिंगटन आने का अचानक दिया गया निमंत्रण ठुकरा दिया था। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा था। वजह, ट्रंप ने उससे ठीक पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी और उन्हें व्हाइट हाउस में लंच भी दिया था। ओहो। भारत ने इसे गलत बराबरी का मुद्दा बनाया था, यानी एक देश जो खुद आतंकवाद का शिकार है, भारत, और दूसरा देश जिसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला माना जाता है, पाकिस्तान, उन्हें एक ही तराजू में तौलना भारत को गवारा नहीं था। हाँ, ये तो भारत की पुरानी आपत्ति रही है। बिल्कुल। तो ये जो कथित तौर पर कॉल्स नजरअंदाज करने की खबर है, वो शायद उसी बढ़ते रणनीतिक मतभेद और अविश्वास की एक और कड़ी हो सकती है। ये दिखाता है कि कूटनीति में सिर्फ बातचीत ही नहीं, बल्कि किससे और कब बात की जाए, ये भी कितना मायने रखता है। सही कहा। इन तनावों का असर सिर्फ भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव व्यापक क्षेत्रीय समीकरणों पर भी पड़ रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक रणनीति पर। अच्छा, वो कैसे? मार्क फ्रेजियर जैसे विश्लेषक हैं, जिनका जिक्र FAZ और वायोन की रिपोर्ट्स में आया है, उनका मानना है कि अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक रणनीति थी, जिसमें भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत संतुलन बनाने वाले देश के तौर पर देखा जाता था, वो अब कमजोर पड़ रही है। ये तो बड़ी बात है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत अब चीन के और करीब जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है।
फ्रेजियर का तर्क है कि भारत और चीन के कुछ साझा रणनीतिक हित भी हैं, जैसे वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना और चीन से मिलने वाला संभावित निवेश और टेक्नोलॉजी भारत के औद्योगिक विकास में मददगार हो सकती है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का इस हफ्ते के अंत में चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना भी अहमियत रखता है। हाँ, उस पर भी नजर रहेगी। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जैसे गहरे मतभेद भी मौजूद हैं। बिल्कुल, वो कैसे भूल सकते हैं। तो ये इस कथित नजदीकी की अपनी सीमाएं तय करते हैं। तो ये कहना कि भारत पूरी तरह चीन की तरफ झुक रहा है शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, समीकरण बदल जरूर रहे हैं। यानी एक तरह का रीअलाइनमेंट हो रहा है शायद, कह सकते हैं। और इस बदलते समीकरण में पाकिस्तान का एंगल भी बहुत अहम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था, उसमें मध्यस्थता की थी। हाँ, ये दावा तो आया था। भारत ने इस दावे का पुरजोर खंडन किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संसद में साफ कहा कि ये संघर्ष विराम दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई सीधी बातचीत का नतीजा था और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। भारत का स्टैंड तो यही रहा है हमेशा। बिल्कुल। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान के साथ एक प्रस्तावित ऊर्जा समझौते पर विचार करना। अच्छा। हाँ, जिसमें अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान के कथित विशाल तेल भंडारों की खोज और निकासी में मदद करेंगी और साथ ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दिया गया लंच, इन सब बातों ने भारत में काफी नाराजगी पैदा की है। जाहिर है। भारत का मानना है कि अमेरिका एक तरफ आतंकवाद पर सख्ती की बात करता है और दूसरी तरफ उसी देश के सैन्य नेतृत्व को इतनी अहमियत देता है। ये दोहरा मापदंड लगता है। ये सारी घटनाएं भारत की जो लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, उसको किस तरह परख रही हैं। मतलब भारत हमेशा से ही अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखने पर जोर देता रहा है, किसी एक गुट के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेने पर। हाँ। लेकिन मौजूदा हालात में जब अमेरिका जैसे इतने महत्वपूर्ण साझेदार के साथ इतने सारे मतभेद उभर आए हैं, तो इस स्वायत्ता को बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब ही यही है कि अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए किसी बाहरी दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से विदेश नीति के फैसले लिए जाएं। जी। मौजूदा स्थिति वाकई इस नीति की एक बड़ी परीक्षा है। अगर हम पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, जो बाइडेन के कार्यकाल को देखें, तो उनका जोर भारत के साथ साझेदारी बनाने पर ज्यादा था। हाँ, रिश्ते बेहतर हुए थे उस दौरान। देन वाला मतलब ट्रांजैक्शनल और अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल रहा है। हाँ, ये तो दिखता है। अमेरिका के ही कई जाने माने टिप्पणीकार हैं, जैसे फरीद ज़कारिया, केनेथ जस्टर जो भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं, निकी हेली और जॉन बोल्टन। हाँ, बड़े नाम हैं ये सब चिंता जता चुके हैं कि ट्रंप की नीतियां पिछले कई दशकों की मेहनत से बने इस रिश्ते को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं और भारत को मजबूरन रूस और चीन जैसे देशों के और करीब जाने पर विवश कर सकती हैं। अच्छा, अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं? हाँ, जॉन बोल्टन ने तो यहाँ तक कहा कि जितनी देर भारत अकेला रहेगा, ये रिश्ता उतना ही खराब होता जाएगा। ये दिखाता है कि अमेरिका के अंदर भी एक धड़ा है जो समझता है कि मौजूदा तनाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दीर्घकालिक रणनीतिक परिणाम हो सकते हैं। रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना वाकई एक संतुलन साधने जैसा काम है, खासकर तब जब आपके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक के साथ रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो। ये तो है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य मुद्दे कौन से उभर कर आ रहे हैं? देखिए, पहला तो साफ है व्यापार को लेकर गहरे मतभेद जो अब खुले टैरिफ युद्ध और तीखी बयानबाजी में बदल चुके हैं। हाँ। दूसरा, दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद में एक स्पष्ट कमी या दरार, चाहे वो कथित तौर पर अनसुनी कॉल्स के रूप में हो या फिर मुलाकातें टालने के रूप में। कम्युनिकेशन गैप साफ है। सही। और तीसरा, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और अमेरिका की रणनीतिक सोच में बढ़ता हुआ अंतर, मतलब अलाइनमेंट में कमी आ रही है। और इसका महत्व सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक ही सीमित नहीं है। इसके परिणाम बहुत व्यापक हैं। वो कैसे? देखिए, ये वैश्विक व्यापार के पैटर्न को बदल सकता है।
है ना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाल सकता है और दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच के महत्वपूर्ण रिश्ते के भविष्य पर सवालिया निशान लगा सकता है। हाँ, बात तो गंभीर है। इसके अलावा ये विश्वसनीयता और साझेदारी जैसी धारणाओं को भी प्रभावित करता है। जब एक बड़ा देश अपने एक अहम साथी के खिलाफ इतने सख्त कदम उठाता है, तो दुनिया के बाकी देश भी इसे देखते हैं और अपनी विदेश नीति और गठबंधनों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर होते हैं। हमने देखा कि व्यापार के मुद्दे और कूटनीतिक संवादहीनता सिर्फ सतही तनाव नहीं है, बल्कि ये शायद इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका दुनिया में अपनी अपनी भूमिका को अब कह सकते हैं मौलिक रूप से अलग तरह से देख रहे हैं। चलिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। भारत अमेरिका संबंधों का इतिहास देखें तो ये हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है, कभी गहरी साझेदारी तो कभी तनाव। हाँ, और भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर दिया है। तो क्या तनाव का ये मौजूदा दौर, जिसमें व्यापार, कूटनीति और रणनीतिक सोच में इतने गहरे मतभेद साफ दिख रहे हैं, क्या ये दौर दोनों देशों के इस नजरिए को मौलिक रूप से बदल सकता है कि वे इस उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया में दीर्घकालिक गठबंधनों और आर्थिक निर्भरता को कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये दरार भरती नहीं है, अगर ये तनाव कम नहीं होता है, तो इसके लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई भारत को अमेरिका से दूर और चीन, रूस जैसे देशों के करीब जाते हुए देखेंगे, जैसा कि कुछ विश्लेषक कह रहे हैं? या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है जो शायद अगले चुनाव या नेतृत्व में बदलाव के साथ खत्म हो जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले वक्त में गहराई से सोचने और नजर रखने की जरूरत होगी। बिल्कुल।